Hello students, good morning. ओके अभी तक 49 ही ज्वाइन हुए, ठीक है। We will start. Now look at the point what we discussed yesterday. कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वो देखो. We have discussed about the uniform circular motion. Okay, what do you mean by uniform circular motion? Motion along the circumference of a circle with constant linear speed. That is called as uniform circular motion. Okay, after that one we have discussed about the non-uniform circular motion. It is different linear speed. वेलोसिटी अलग अलग होगा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड डिफरेंट होगा. दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट वी हैव डिस्कस्ड देयर. आफ्टर दैट वन वी हैव डिस्कस अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये हम लोगों ने एक एक पार्ट डिस्कस किया था, वो देखो. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज थीटा. कैसे लिखा था हम लोगों ने? दैट इज ओनली सिंपली यू हैव टू रिमेंबर अबाउट व्हाट इज इट. दैट इज एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर. सिंपली इतना ही याद रखा तो भी चलेगा. एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय लेटर थीटा देयर. ठीक है. आफ्टर दैट वन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय लेटर ओमेगा. ओके, व्हाट इज डेफिनेशन फॉर ओमेगा? ओमेगा इज नथिंग बट द डी थीटा बाय dt. ये डेफिनेशन लिया था हम लोगों ने. That is simply we can remember there rate of change of angular displacement. Okay, ये याद रख सकते हैं आप लोग. That is the rate of change of angular displacement. That is called as a angular velocity. Then we have discussed about the angular acceleration. It is denoted by letter alpha. ठीक है. तो अल्फा का डेफिनेशन हम लोगों ने कैसे लिया था? अल्फा is nothing but the d omega by dt. ओके, एक के बाद एक आप लोगों ने लिया था ये. तो डी ओमेगा बाय डी टी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. ओके, शॉर्ट में जस्ट रिवाइज कर रहा हूं मैं. गॉट इट. नाउ अब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों टर्म्स लिए थे हम लोगों ने. आफ्टर दैट वन वी हैव डिस्कस अबाउट द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको हम लोगों ने ए आर ऐसे बोला था. ओके, ये लास्ट के दोनों जो है, these two terms are that is for the non uniform circular motion. ये non UCM के लिए, ये दोनों non uniform circular motion के लिए. ठीक है. तो ए आर इसको हम लोगों ने बोला था दैट इज अ रेडियल कंपोनेंट. इसी को हम लोगों ने बोला था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है. दैट इज अ रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन देयर. एंड ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट दैट इज अ एटी. दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट. गॉट इट. तो टेंजेंशियल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आता है. डायरेक्शन चेंज होता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है. ओके, दीज आर द टू टर्म्स. और हम लोगों का रिजल्टेंट जो है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, या ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर. ए से हम लोगों ने लिया था. ओके, दिस इज अ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म. ये याद रखना है आप लोगों को, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ही है. ओके, यदि सर्कुलर मोशन आता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही आएगा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, वहां पे टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा. ओके, किसके लिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए.
ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ इसीलिए कि हम लोगों को आगे यूज करना है। गॉट इट? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल कंपोनेंट ये हम लोगों ने लिया था, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हम लोगों ने लिया था, दैट इज ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, या इसी को हम लोगों ने आर ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिया था। ओके, ये 11th में हम लोगों ने प्रूव किया है, दैट इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन देयर। तो ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। ये कल डिस्कस किया था, ठीक है। साथ में अब देखो इसको थोड़ा ये रिमूव करता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं भी। ओके, और एक टर्म हम लोगों ने लिया था यहाँ पे जो आप लोगों को लिखना है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी लिया है। तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, v इज नथिंग बट द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये हम लोगों ने रिलेशन लिया था इन मैग्नीट्यूड्स, या इन वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ओके, ये हम लोगों को याद रखना है, that is relation between linear velocity and angular velocity। वैसे ही relation between linear acceleration and angular acceleration, ये टर्म है a vector is equal to alpha vector cross r vector। ओके, ये है relation between linear acceleration and angular acceleration। angular acceleration alpha है, तो यहाँ पे ये relation मिलता है हम लोगों को, ठीक है। या यही हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड यदि लिखना है तो a इज इक्वल टू आर अल्फा आप लोग लिख सकते हो शॉर्ट में। when we are discussing about the numericals के लिए आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ओके। लेकिन इन वेक्टर्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस टर्म्स आर देयर, ठीक है। तो अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन देयर, ठीक है। तो ये है लीनियर एक्सेलरेशन a, अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हम लोगों ने कल सभी टर्म्स डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब लोगों को आज हम लोगों को ये सेंट्रीपिटल के बारे में डिस्कस करना था, ठीक है। आज आगे जाके हम लोगों को ये सेंट्रीपिटल और आगे टर्म्स वो डिस्कस करना ही है। तो यहां तक का पार्ट जो था वो कितने लोगों को समझा है वो देखो, ओके। इसमें से जो कल लिया था हम लोगों ने, इसमें से किसको कुछ डाउट है क्या? प्लीज टेक्स्ट मी, जो इसमें से कौन सा पॉइंट आपको रिपीट करना है जो हम लोगों ने कल लिए थे। ओके, वेरी गुड। तो आज हम लोग उसके आगे जाएंगे हम लोग। तो आज के लिए हम लोगों को डिस्कस करना है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कल मैंने यहाँ पे आके हम लोगों को, आपका लेक्चर था आईटी का, इसलिए यहाँ पे आके हम लोगों ने क्लास स्टॉप किया था, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला हम लोगों को याद क्या है, देखो जनरल फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जनरल टर्म है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हम लोगों को मालूम है, दैट इज मीन सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका मतलब क्या होने वाला है, देखो दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज नथिंग बट द मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये टर्म आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है वो देखो, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या हम लोगों ने लिया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। तो अब देखो ये है सर्कुलर मोशन, यहां पे सेंटर है, नाउ ये हो गया रेडियस वेक्टर। नाउ the definition for centripetal acceleration is the acceleration in a uniform circular motion along the radius, okay, लेकिन towards the center of the circle, okay, ये center है और ये point है, तो कैसे है, that is towards the center,
This is nothing but the direction of centripetal acceleration and same that is for the centripetal force. अब ये डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, दैट इज द डेफिनेशन देयर। तो अब देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द पार्टिकल अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड व्हिच कीप्स द पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें से जो ब्लू कलर में लिखा है मैंने, ओके, दैट इज अ हाइलाइटेड पार्ट है। ओके, उतना ही पार्ट आप लोगों ने याद रखा तो भी चलेगा, उसी से आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आता है, दैट इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, मींस एट दैट टाइम द पार्टिकल इज मूविंग टेंजेंशियली, यहाँ पे पार्टिकल टेंजेंशियली ऐसे जा रहा है। ओके, ये याद रखना है, पार्टिकल इज मूविंग इन दिस, सपोज वी हैव कंसीडर्ड दैट पार्टिकल इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस वक्त इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल का डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियली होगा। ओके, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, दैट मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर इन अ सर्कुलर मोशन। ओके, कल मैंने बताया था, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। अब इसमें से और एक टर्म आपको याद क्या रखना है, जहां पे भी एवरीवेयर व्हेन देयर इज अ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट देयर इज ओनली सर्कुलर मोशन, ये याद रखना है अभी। ओके, क्या मैंने बोला अभी, that is when force and displacement are perpendicular to each other at that time there is only possibility of circular motion। उस वक्त कहां पे भी linear motion possible नहीं है। ओके, ये कभी भी नहीं होने वाला है, कब, when they are perpendicular to each other, force and displacement। ठीक है, तो आयुष से यानी that is the force is towards the center, ये यहां पे है। ओके, एंड इट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस, ये ऐसे सेंटर की तरफ जाएगा। गॉट इट। तो अब इसके एग्जांपल्स देखो, अभी आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो पहले इसके, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या आने वाला है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या बोला था, आयुष एक मिनट में इसको एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है, आगे। तो अब देखो इसका पहले फॉर्मूला क्या आने वाला है, जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट इज F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या आएगा, m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आता है, v स्क्वायर अपॉन r, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। वही हम लोग लिखने वाले, v स्क्वायर अपॉन r बोलो या m एज इट इज, v स्क्वायर की जगह पे आप लोग r ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो दैट इज द डायरेक्शन। नाउ यदि हम लोगों को यही वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर का डायरेक्शन देखो, दिस इज द डायरेक्शन, p की तरफ जो डायरेक्शन है ये है रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन, और सेंटर की तरफ जो डायरेक्शन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन है, ये सेंटर। अब यहाँ पे मैं फोर्स लिखता हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, ठीक है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, और ये है डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, ये आर वेक्टर का। तो दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट है, तो मुझे यदि यहाँ पे लिखना है तो एफ वेक्टर यदि मुझे लिखना है तो कैसे रहेगा, दैट इज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ये मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये आर वेक्टर और ये एफ वेक्टर दोनों कैसे है, एक दूसरे के अपोजिट है। वो देखो समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे ये पार्ट जो है मैंने सर्कल किया है, यहाँ पे कैसे है, फोर्स इस डायरेक्शन में है और रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ओके, इसीलिए कैसे है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आया, इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आने वाला है। व्हाट इट, फोर्स एंड रेडियस वेक्टर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, इसीलिए नेगेटिव। व्हाट इट, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, दैट मींस फॉर द बॉडी ऑफ मास m मूविंग in a circular path of radius r with the speed v or omega there, the magnitude of the centripetal force is given by a magnitude है। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने जो ओमेगा का वैल्यू कल जो आप लोगों ने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी लिया था, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोगों को ये फॉर्मूला मिलता है, दैट इज अ फोर्स का। अब वेक्टर फॉर्म देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट, तो एफ वेक्टर इज इक्वल माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, दैट इज अ सेंट्रीपिटल
फोर्स का डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो दीज आर द टर्म्स जो हम लोगों ने कंसिडर किए। इसको अभी इसमें से ओवरलैप हो रहा है इसलिए मैंने इसको रिमूव करता हूं। ओके, अब देखो वी विल डिस्कस अबाउट द सम एग्जांपल, जो एग्जांपल्स हम लोगों को लेना है ना। एग्जांपल्स ऑफ व्हिच वन? अब देखो, रिमेंबर हियर इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स। इसका मतलब रियल किसको बोलते हैं हम लोग? किसी को याद है रियल फोर्स किसको बोलते हैं हम लोग? जो हम लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके, जो फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं उसको हम लोग रियल फोर्स बोलते हैं। इज इट करेक्ट? तो अब यहाँ पे देखो, ये जो एग्जांपल है इसमें ने क्या लिखा है? For the circular motion of a satellite around the planet, the centripetal force is the gravitational force exerted by the planet on the satellite. Means जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया ये अर्थ है, दैट इज टुवर्ड द सेंटर, और ये सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ। यहाँ पे सैटेलाइट है, ठीक है। तो सैटेलाइट इज बाइंडेड टू द अर्थ। ये जो डायरेक्शन है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन, एंड दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स is equal to centripetal force here. That is, the satellite is directed, binded to the earth. Got it? Means centripetal force को external या उसका खुद का कुछ existence नहीं है। Okay, it is given by the any one real force. रियल फोर्सेस कौन से है ये हम लोगों को मालूम है, जो 11th में हम लोगों ने डिस्कस किए। ओके, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। दीज आर नथिंग बट द रियल फोर्सेस आर देयर, और वही फोर्सेस हम लोगों को ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे ऐसे मैंने बोला है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है, ये रियल फोर्स है। ओके, रिमेंबर हियर इट इज, दिस इज नथिंग बट द रियल फोर्स है, लेकिन वो दूसरा कोई किसी ने तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, दैट मींस देन ओनली वी आर गेटिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो अभी। In this example, that is for circular motion of an object tied to a string and revolved in a horizontal circle around the other end, the centripetal force is the nothing but the tension, okay, produced in the string. मतलब यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर है और ये एक ऐसे स्ट्रिंग ले लिया और इसको एक हम लोगों ने पत्थर बांधा है। ओके, दिस इज द मास एंड इट इज रोटेटेड। अब यदि ये मैंने इसको रोटेट किया तो ये ऐसे रोटेट होने वाला है। Means at that time when it is rotating in this way, at that time whatever the tension in the string, ये जो string है, धागा है जिसको हम लोगों ने ये वेट बांधा था, पत्थर बांधा था, ठीक है, तो इसमें जो टेंशन है that is towards this position and that tension provides the centripetal force. Got it? ये जो टेंशन रहेगा यहाँ पे ये थ्रेड में, वो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे एक्ट करेगा, एंड दैट्स व्हाई द थ्रेड इज मूविंग। अब जो थ्रेड है ये यदि स्लैकन हुआ, ओके, तो लूज हुआ तो हम लोगों का वहां पे सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। थ्रेड एकदम टाइट होना चाहिए, मतलब थ्रेड में टेंशन आ गया। ओके, तो थ्रेड टाइट हो गया तभी हम लोगों का ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, एंड दैट टेंशन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये याद रखना है, ठीक है। तो हम लोगों को वहां पे पॉसिबल है कौन सा? सर्कुलर मोशन। ओके, ये टर्म हम लोगों को याद रखना है। तो ये दूसरा एग्जांपल हुआ जहां पे सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। पहले जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल देयर। अब देखो, फॉर अ कार ट्रैवलिंग अराउंड द सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल रोड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, what is it? Provided by the force of friction. Okay, remember here it is, that's a frictional force provides the necessary centripetal force.
तो दीज आर द 3 एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे आप लोग एग्जांपल्स ले सकते हो। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। या हम लोगों ने ये भी कंसीडर किया, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, एट दैट टाइम द व्हाटएवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द nucleus and the electron, that will provide the necessary centripetal force। तो कौन सा भी एग्जांपल है यहाँ पे, एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स ले लिए अलग अलग जगह पे, जहाँ पे एक जगह पे टेंशन है, या एक जगह पे फ्रिक्शन है, एक जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसे आप लोग कुछ भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ रहा है कि देखो, किसको नहीं समझा है सेंट्रीपिटल, क्योंकि हम लोगों को और आगे जाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स समझा है नहीं समझा है, प्लीज टेक्स्ट मी। ओके, तो वेरी गुड, सुयेशा वेरी गुड, तन्मय, सर्विल सर अंडरस्टूड। ओके, नाउ तो अब याद क्या रखोगे वो देखो, जो पॉइंट यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए याद रखना है, कौन सा पॉइंट, तो ये याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, ये याद रखना है अच्छे से, क्योंकि इसके आगे इसका और कंफ्यूजन थोड़ा होने वाला है आपका, ठीक है। तो ये याद रखोगे, साथ में और एक टर्म याद क्या रखोगे, वी आर टू रिमेंबर अबाउट दिस वन, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे है, रियल फोर्स है, ये हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज अ रियल फोर्स। ये दोनों टर्म्स अच्छे से याद रखो, ये फॉर्मूला आप लोगों का बाय हार्ट होते ही जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये मेन टर्म्स है 3, गॉट इट, along the radius towards the center of the circle, ये मेन टर्म है, डायरेक्शन उसका पता चलेगा, देन इट इज अ रियल फोर्स एंड इट इज अ फॉर्मूला, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं मैं, ठीक है। रिया डे डेफिनेशन आता है या शॉर्ट नोट्स आता है तो कितने मार्क्स के लिए आता है वो बाद में देख लेना, इसमें से जितने मार्क्स का है उसके हिसाब से आप लोग उतना ही लिखना, मुझे तो सब पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट के लिए नहीं आएगा, डेफिनेशन है, फॉर्मूला है या डिफरेंस है, 1-2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो मार्क्स डजंट मैटर, अभी मार्क्स के बारे में मत सोचो, ठीक है रिया डे। ना अब हम लोगों को सोचना है कि हर एक पॉइंट हम लोगों को समझना चाहिए। तो अब देखो, वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसका अपोजिट फोर्स है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी मैंने लिया था सेंट्रीपिटल, अब लेना है सेंट्रीफ्यूगल। अब देखो क्या होता है ना, जैसे एग्जांपल थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिया था, जैसे एक बार मैं वही एग्जांपल लेता हूं, ओके, ये सेंटर है और यहाँ पे मैंने एक पत्थर बांधा है, ठीक है, एंड दैट थ्रेड इज विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। तो ये स्टोन है, इट इज रिवॉल्विंग, ये ऐसे हम लोग उसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हाथ है, सेंटर पोजीशन मतलब यहाँ पे आपका हाथ है, आप लोग उसको घुमा रहे हो, तो ये यदि इसको आप लोग घुमा रहे हो तो टेंशन जो है इस डायरेक्शन में रहेगा, ये है टेंशन, मतलब जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स है उस डायरेक्शन में टेंशन है। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम लोग यहाँ का जो हाथ का जो थ्रेड है वो यदि छोड़ देते, एट दैट टाइम दिस इज मूविंग अवे, ये हम लोगों का जो स्टोन है इट विल मूव टेंजेंशियली अवे, ये अवे जाएगा, ठीक है, मींस इट इज मूविंग अवे देयर। तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज दिस मोशन दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये जो पत्थर को हम लोगों ने छोड़ दिया तो इट इज अ मूविंग अवे, तो यहां पे देखो
the force experienced by the particle in uniform circular motion, a circular motion along the radius away from the center of the circle, जो centripetal force के opposite है, ठीक है. along the radius तो दोनों में ही है, यहाँ पे centripetal के लिए towards the center था, यहाँ पे away from the center of the circle. ओके तो इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. गॉट इट. अब देखो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या ये यदि हम लोगों ने सर्कल कंसीडर किया, यहाँ पे यदि सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में, ये है सेंट्रीपिटल. ओके तो इसके लिए मैं पी लिखता हूं, सीपी दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स है. गॉट इट. अब यहां पे इस डायरेक्शन में रहेगा दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CF. तो इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल है, CP दैट इंडिकेट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और CF है इंडिकेट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब देखो दोनों का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजेस ड्यू टू द मोशन हियर. ओके दैट्स व्हाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. मींस वी कैन एबल टू कंसीडर इन दिस वे दैट CF इज इक्वल टू CP, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. That is the magnitude of centrifugal force is equal to the centripetal force. मतलब क्या हुआ, centrifugal force का मैग्नीट्यूड यदि ऐसे है तो centripetal force का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है. तो centrifugal force का फॉर्मूला हम लोगों को यही मिलने वाला है, that is mv square upon r, या मैं उसी को ऐसे लिखता हूँ mr omega square. Okay, we are getting in this way. तो ये हम लोगों को ऐसे मिलेगा. ठीक है. तो फॉर्मूला फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इन दिस वे, वेक्टर फॉर्म में यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं तो देखो, अब वेक्टर फॉर्म के लिए देखो ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिया था सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर. ये था सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला. ठीक है. यहाँ पे माइनस आया था, क्या लिखा था हम लोगों ने, यहाँ पे माइनस क्यों आया था, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रेडियस वेक्टर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. अब यहाँ पे क्या है, रेडियस वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम आया, इसलिए यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में क्या मिला हम लोगों को, इट इज पॉजिटिव. ठीक है. तो हम लोगों को ये टर्म याद रखना है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव टर्म है, मैग्नीट्यूड फॉर्मूला सेम है दोनों का. ओके एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों का फॉर्मूला आप लोग एक ही लिख सकते हो, एक ही है, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. ओके क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक में पॉजिटिव आता है, एक में निगेटिव आता है. ओके तो ये टर्म्स याद रखोगे. गॉट इट. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स आर देयर. एग्जांपल्स क्या है देखो. नाउ इफ व्हीकल इज मूविंग अलोंग अ कर्व्ड path, a passenger in the vehicle experiences a push in the outward direction which is nothing but the centrifugal force. मतलब when the car takes the turn, जैसे हम लोगों ने इसे कंसीडर किया कि ये कार इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो हम लोगों when the car takes the turn to this position there, at that time the passenger moves to the right. Okay, these are the terms are there. तो हम लोगों को मालूम है क्या है, when car passenger is in the car there, at that time when car takes the sudden turn to the left side, passenger inside the car moves to the right side. जैसे अभी तक उसको नाम दिया था हम लोगों ने, क्या उसको हम लोग क्या बोलते थे, inertia. This happens due to the inertia. अभी तक हम लोगों ने उसको नाम inertia दिया था. Okay, but now that inertia is considered as a centrifugal force. ये याद रखना है, अभी inertia ही centrifugal force हो गया. Now जैसे इनर्शिया क्या है, इट इज नथिंग बट द सीडो नॉन रियल फोर्स है, तो ये भी हम लोगों को सीडो फोर्स हो गया. गॉट इट. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज नथिंग बट द नॉन रियल या सीडो फोर्स है, ये याद रखोगे. गॉट इट. एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, वी कैन नॉट एबल टू एक्सप्रेस. अभी हम लोगों को जो कार लेफ्ट साइड में टर्न होने के बाद हम लोग राइट साइड में झुक जाते हैं, ये किसकी वजह से, किसने धक्का दिया हम लोगों को, पता नहीं चलता है ना. तो इसीलिए नॉन रियल, जो हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हम लोगों को वहां पे उस साइड में पुश किसने किया. ठीक है. तो नॉन रियल है, इसीलिए उसको हम लोगों ने नाम दिया दैट इज अ सीडो फोर्स एंड दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके दैट इज अ वन एग्जांपल देयर. ठीक है. तो नॉन रियल और सीडो, ये टर्म ये आप लोगों को याद रखना है. ठीक है. तो ये एक एग्जांपल है जहां पे आप लोगों को समझ में आता है कि
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या है. ओके, नाउ look at the next one. There is a coin placed slightly away from the center of the rotating gramophone disc, slips towards the edge of the disc. This is due to the centrifugal force. Means यदि हम लोगों ने ऐसे ग्रामोफोन डिस्क ऐसे और ये यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, और कॉइन यहाँ पे रखा है हम लोगों ने, एंड द कॉइन दिस ग्रामोफोन डिस्क इज रोटेटिंग इन दिस वे, ये ऐसे रोटेट हो रहा है. और यदि ये कॉन्स्टेंटली रोटेट होता है तो ये जो डिस्क है या सॉरी कॉइन जो है, इट इज मूविंग अवे, ये इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ जाता है. ओके, धीरे धीरे बाहर की तरफ जाएगा, एंड दैट इज कंसिडर दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है. ओके, सेम हैपन, दैट इज द सेम एग्जांपल, सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द वॉशिंग मशीन. ओके, दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड फॉर द ड्राइंग क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन. ठीक है, सेम फॉर्मूला है जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया. तो ये इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये इट इज अ मूविंग अवे, ये अवे की डायरेक्शन में ले जाएंगे. तो जब भी हम लोगों को याद रखना है कि जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं, एट दैट टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द टोटल बॉडी देयर, बट द बॉडीज व्हिच आर नॉट रिजिड, ओके, जो मूवेबल बॉडीज है उसके अंदर, दे आर फीलिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, एंड ड्यू टू दैट वन दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर के अवे जाता है. और यहाँ पे वही हो रहा है दैट्स वॉशिंग मशीन में. ओके, हाँ जयेश, और सेंट्रीफ्यूज ग्रामोफोन मीन्स ये डिस्क है जो पहले का जो डिस्क था, रोटेटिंग डिस्क, या आप लोग उसको बोलते हैं डीजे वाला डिस्क, that is nothing but the gramophone disc. Okay sir, centrifuge is the best example. Centrifuging machine, ये right है ना, centrifuging machine है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो हम लोग केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं. दैट सेंट्रीफ्यूज मशीन, दैट इज आल्सो वन वेल नोन एग्जांपल ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स आर देयर. सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन है या वॉशिंग मशीन है, दीज आर बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जहां पे हम लोगों को आउटवर्ड फोर्स अप्लाई होता है. ठीक है, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नॉर्मली हम लोगों का जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को याद क्या रखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, वो देखो. ओके, तो ये टर्म्स क्या याद रखोगे, दैट इज अ मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, along the radius, away from the center of the circle. Okay, that is centrifuging force, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये अच्छे से याद रखना है. साथ में हम लोगों को याद रखना है इट इज नॉन रियल फोर्स. ओके, और ये कब एक्ट होता है, व्हेन देयर इज अ सर्कुलर मोशन इज देयर, सर्कुलर मोशन स्टार्ट होने के बाद. ओके, तो मेनली वी डिस्कस अबाउट दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. साथ में एक साथ मैंने दे दिया है. तो अब देखो सेंट्रीपिटल, पहला डेफिनेशन, पहला टर्म है this force is directed towards the center of the circular path, that is the centripetal. ये पहला पॉइंट है. ये डायरेक्शन डेफिनेशन itself gives the first point, directed away from the center of the circular path. ठीक है, that's the first point. This is a real force. ये imaginary बोल सकते हो या नॉन रियल, आप लोग नॉन रियल बोल सकते हो, इमेजिनरी बोल सकते हो, या दूसरा मैंने क्या वर्ड बोला था आप लोगों को यहाँ पे, सीडो फोर्स. ओके, ये भी आप लोग वर्ड यूज कर सकते हो. ओके, तो ये इमेजिनरी या नॉन रियल या सीडो फोर्स कौन सा भी यूज कर सकते हो. नाउ थर्ड पॉइंट क्या देखो, इट एग्जिस्ट ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज. ठीक है, तो ये ड्यू टू इंटरैक्शन, जैसे हम लोगों ने बोला था कि दैट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ है, तो अर्थ एंड सैटेलाइट इन दोनों का इंटरैक्शन हो रहा है. ऑलराइट, तो यहाँ पे इट एग्जिस्ट ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये कब होता है, यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन, ओके, मींस इट एग्जिस्ट इन ओनली एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, तो हम लोगों को 11th में हम लोगों ने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस किए थे, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट है, इट एग्जिस्ट इन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फोर्थ पॉइंट है. ठीक है, लेकिन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट ओनली नॉन इनर्शियल फ्रेम. ठीक है, मतलब यदि यहाँ पे मोशन, जैसे कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए याद रखो व्हीकल है, व्हीकल यदि एक्सेलरेटेड मोशन में है तभी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा.
ठीक है, व्हीकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तभी, गॉट इट। तो और अदरवाइज नहीं आएगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी आ सकता है, ठीक है। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल, दोनों जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। इसका मतलब क्या हुआ, रिमेंबर हियर इट इज, ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या इंडिकेट करता है वो देखो। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है, आप लोग बोल सकते हो इसे, ठीक है। मींस वी कैन नॉट एबल टू से दैट इज अ सर्कुलर मोशन विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, मींस इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये याद रखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, व्हिच वन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये याद रखना है आप लोगों को। सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर मोशन आने के बाद हम लोगों को ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, मतलब सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आ रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया इसीलिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, गॉट इट। मींस ये फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन मोशन, ठीक है, इट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द मोशन, मोशन स्टॉप हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टॉप हो गया, जब तक मोशन है तब तक ही ये रहेगा, ओके। दैट टर्म दैट वी हैव टू रिमेंबर देयर, यही आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, गॉट इट। ये और ये लास्ट वन, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मूला। तो नॉर्मली ये 2 मार्क्स के लिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, दैट इज गिव द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप लोगों को ये 2 मार्क्स के लिए आता है, एनी 4 पॉइंट्स यू कैन राइट, ये कौन से भी आप लोग 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ रहा है क्या, देखो मोहिउद्दीन शेख, व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो 11th में था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस हम लोग कहां पे है, कौन सी पोजीशन पे है, एक ही ऑब्जर्वेशन। अभी यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को वैसे पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखो भी, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही टर्म, जैसे कि हम लोग बस में बैठे, ओके, मोहिउद्दीन के लिए मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए 2 टर्म है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर है, इसे मानो ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये व्हीकल, ऐसे यहां से व्हीकल पास हो रही है, ठीक है। अब और यहां पे एक पेड़ है, अब देखो इसमें एक, ये व्हीकल इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, इसमें भी एक ऑब्जर्वर बैठा है। अब जैसे व्हीकल आगे जाएगा तो ये जो ऑब्जर्वर है, ए ऑब्जर्वर, ओके, उसके लिए क्या लगेगा, दिस पेड़ इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये जो ट्री है ये मूव हो रहा है, ये ऑब्जर्वर है, ये मूव हो रहा है, दैट इज अ बी ऑब्जर्वर, ऐसे मानो बी पर्सन है, ओके, ये भी इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, किसके हिसाब से, ए के हिसाब से, व्हीकल में जो बैठा है उसके हिसाब से। ये दोनों, जैसे हम लोग बस में बैठते तो हम लोगों को क्या लगता है, ये जो पेड़ है, जो बिल्डिंग्स है, ये मूव हो रही है और हम लोग स्टेशनरी है, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से क्या है, ये बाकी सभी चीजें स्टेबल है और ये ओनली व्हीकल इज मूविंग। तो ये जो बी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्टेशनरी, एंड ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब एक ही चीज दोनों की वजह से अलग अलग दिखेगी, दोनों ऑब्जर्वर के हिसाब से अलग अलग दिख रही है, चीज एक ही है। तो जो इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ये मूविंग है, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और ये इनर्शियल फ्रेम या स्टेबल या स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसी को आप लोग स्टेशनरी बोल सकते हो, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनके हिसाब से। तो ये दोनों चीजें हम लोगों को इनर्शियल और नॉन इनर्शियल डिटेल में आप लोगों को 11th में स्टडी करना है।
ओके, मैंने दिन डाउट क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम थोड़ा डाइवर्जन हुआ हम लोगों का टॉपिक का, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है, ये देखो। लेकिन आगे हम लोगों को इसी पॉइंट पे हम लोगों को आगे स्टडी करना है। ठीक है, तो अब देखो, नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्या क्या एप्लीकेशंस है वो हम लोगों को डिस्कस करना है, कहाँ कहाँ पे और कौन से टर्म्स हम लोगों को ऑब्जर्व करने हैं। अब देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल और अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। जो अभी हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे स्पीड कितना होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, ओके, मींस उस वक्त हम लोगों का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा और क्या क्या टर्म्स है वो डिस्कस करना है। ओके, इसके लिए अभी एक डायग्राम है, वो सामने डायग्राम क्या क्या है देखो। अब यहाँ पे हम लोगों को, दिस इज नथिंग बट द रोड, ये रोड है, ये एक व्हीकल है। ठीक है, नाउ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, प्लेन नहीं है, ओके, स्ट्रेट लाइन नहीं है, लीनियर नहीं है, ये जाके ऐसे सर्कुलर होने वाला है, तो ये सर्कल कंप्लीट करेगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे व्हेन द व्हीकल इज दिस पोजीशन देयर, कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे वो देखो। व्हीकल का मास m ऐसे मान लिया। ठीक है, तो यदि व्हीकल का मास m है तो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग देयर, दैट इज इंडिकेटेड हियर। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल सी पॉइंट दिया है। अब देखो, व्हीकल स्टेबल है, स्टेशनरी ऐसे मान लो, तो उस वक्त क्या होने वाला है, देयर इज अ वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, दीज आर द टू फोर्सेस आर देयर। हर बार हम लोगों को दो फोर्सेस हर बार एक्ट होते। ओके, व्हिच आर दिस, एनीवेयर, हर जगह पे दो फोर्सेस एक्ट होते। यदि हम लोगों ने कोई पर्सन कंसिडर किया, दैट इज पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस, तो कब हम लोग बोल सकते हैं ये पर्सन स्टैंड होगा, व्हेन दैट इज अ वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ये डायरेक्शन में वेट रहेगा, दैट इज W इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो उस वक्त उसी के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हम लोगों का नॉर्मल रिएक्शन है। एंड व्हेन दे आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, एट दैट टाइम वी कैन एबल टू से इट इज अ बैलेंस्ड। रिमेंबर दिस वन, हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट एबल टू स्टे। अब देखो, समझने के लिए जो का पार्ट, लेकिन याद रखो भी, हम लोग ऐसे इस पोजीशन पे हम लोग स्टेबल या खड़े नहीं रह सकते। ओके, व्हाई दिस इज, बिकॉज द वेट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हर बार वेट हम लोगों का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली परपेंडिकुलर, ये वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। ओके, और यदि ये बैलेंस्ड नहीं है तब हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा बैलेंस गया, हम लोग नीचे गिर जाते। ठीक है, ये है पोजीशन। गॉट इट? तो हम लोगों को याद क्या रखना है, एवरी टाइम टू बैलेंस द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, नॉट हम लोगों का जो बॉडी है उसके लिए मैंने नहीं बोला है। ओके, यहाँ पे व्हीकल जो है, व्हीकल भी बैलेंस होने के लिए हम लोग उसको, एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। ओके, तो यदि ये पॉसिबल है तभी हम लोगों का ये स्टेबल पोजिशन पे रह सकता है। ओके, व्हेन इट इज स्टेशनरी, लेकिन अभी ये स्टेशनरी नहीं है, तो ये दोनों साथ में हम लोगों को और एक फोर्स दिया है, दैट इज Fs, ये इस डायरेक्शन में Fs दिया है। Fs दैट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए रिमूव करता हूं। तो अभी देखो, विच आर द डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग देयर, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो। नाउ कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m moving along a horizontal curved road of radius r with constant speed v. When vehicle moves along the curved horizontal road, it performs circular motion. The force acting on the vehicles are, कौन से forces act हो रहे हैं, पहला जो है weight mg vertically downwards लिखा है यहाँ पे। ठीक है, now second one क्या है देखो, that is a normal reaction n vertically upwards that balances the weight। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन और वेट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। एंड थर्ड वन, दैट इज अ force of static friction, that is Fs, between the road and the tire. It provides the necessary centripetal force. थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, that is
अब ये देखो, ये यहाँ पे रोड है और इस डायरेक्शन में रोड, ये टायर्स है और ये रोड है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये एफएस दिखाया. Okay, and that force of friction that provides the necessary centripetal force, okay, or balances the centrifugal force. Got it? सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है, आप लोग उसको दोनों एक ही है. मींस ड्यू टू दैट वन बॉडी इज मूविंग, परफॉर्मिंग सर्कुलर पाथ. नाउ देयरफॉर if mu s the coefficient of static friction between the road and the vehicle for the safety motion of the vehicle, what happens there? We are getting, जो आप लोगों को बताया था, ये क्या मिला देखो, that is centripetal force that is equal to frictional force. राइट है ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स यदि मैंने कंसीडर किया तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? इट इज mv square upon r. That is nothing but the formula for centripetal force. And frictional force in terms of a coefficient of static friction, frictional force depends upon the weight. Okay, so it is mu s into mg. Okay, ये हो गया फॉर्मूला. ठीक है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर. राइट है जयेश? अब म्यू एस इंटू एन या म्यू एस इंटू एम जी दोनों भी चलेगा आप लोगों को. ठीक है, रियाड है, राइट है, म्यू इंटू एन. तो म्यू एस इंटू एम, तो ए एम कट हो गया, तो मुझे मिलने वाला है क्या देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर इधर से इधर ले लिया मैंने, म्यू एस इंटू आर इंटू जी. वी आर गेटिंग इन दिस वे. ठीक है, तो ये v स्क्वायर का फॉर्मूला मिला, मींस वी आर गेटिंग v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू s इंटू आर जी. ये हम लोगों को ऐसे फॉर्मूला मिलने वाला है. राइट है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही मैंने नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, और इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन हॉरिजॉन्टल रोड. ये है फॉर्मूला, दैट इज म्यू s इंटू आर जी. दिस इज द maximum speed of vehicle with which it can safely driven along the horizontal road without skidding. ये याद रखना है. मींस जब तक हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स, हम लोगों का सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करता है, तब तक हम लोगों को विदाउट स्कीडिंग हम लोग मूव कर सकते. याद रहेगा? जैसे हम लोगों का फ्रिक्शन बढ़ गया, एट दैट टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्कीडिंग. तो हम लोगों को ये याद रखना है, ये जब तक बैलेंस होता है, मैक्सिमम पोजीशन बैलेंस होता है तब तक. तो ये फॉर्मूला हो गया हम लोगों का, v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू s इंटू आर जे. दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड. ओके, वेयर म्यू s क्या है? म्यू s का हम लोगों ने लिखा है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है. ठीक है, दैट इज द सेफेस्ट वेलोसिटी. राइट है, रियल. Okay, that is the maximum position without skidding, safest velocity with which we are moving. ठीक है, तो these are the terms that you have to remember there. अब देखो next point that we have to consider there. अभी हम लोगों को wall, well या wall of death, ये हम लोग को डिस्कस करेंगे. well या wall of death. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मौत का कुआं. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मौत का कुआं. Now, before discussing about this position there, एक मुझे पूछना मैं भूल गया, इसमें सब लोगों को ये जो डेरिवेशन लिया हम लोगों ने, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, ये समझा है क्या? देखो प्लीज. नेक्स्ट कोमल. हाँ राइट, यस, वेरी गुड वेरी गुड. यदि समझा है तो हम लोग आगे के पॉइंट पे जाएंगे. तो यहाँ पे याद क्या रखो, याद क्या रखना है वो देखो. वेरी गुड. तो मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं. दैट इज अ वेल ऑफ डेथ. नॉर्मली आप लोगों ने मौत, इसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? मौत का कुआं. ठीक है, तो मौत का कुआं, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है. दैट इज हाउ दिस राइडर कैन एबल टू राइड देयर. अब देखो, नाउ a vertical cylindrical wall of radius r inside which the vehicle is driven in a horizontal circle while performing stunts is called a well or wall of death. इसी को हम लोग मौत का कुआं से बोलते हैं. ओके, समझने के लिए डायग्राम देखो.
तो ये मौत का कुआं आप लोगों को, तो ये है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये व्हीकल है। अब देखो ये व्हीकल इस पोजीशन पे है, अब व्हीकल हैव टू मूव इन दिस वे, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पोजीशन पे व्हीकल को मूव करना है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, पर्सन इज इन दिस वे, ओके, रिमेंबर हियर इट इज पर्सन, व्हीकल कैसे है, ये व्हीकल वर्टिकल नहीं होगा, ओके। तो आप लोगों को ये डायग्राम जो है 3 डायमेंशनल अच्छे से याद रखना है। तो ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, तो उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में है, ओके, रिमेंबर हियर इट इज, अब नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं है, ओके। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, तो ये यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस गिरने वाला है, तो इसका जो ग्रिप है ये पकड़ के रखने वाला कौन है, दैट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ओके। तो ये फ्रिक्शन है, उसकी वजह से ये पकड़ के रखा है, मींस व्हाट इज इट, जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट बैलेंसेस द वेट, ओके। ये जो डायग्राम है उसके हिसाब से आप लोग क्या बोल सकते हो, दैट इज force of friction that balances the weight, and the normal reaction provides the necessary centripetal force. Normal reaction क्या provide कर रहा है, necessary centripetal force provide कर रहा है, got it? Vivek, it is not a conical shape, remember here it is a वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर होता है, वेल जैसे होता है, ठीक है, दैट इज नॉट अ कोनिकल। आप लोग कोनिकल मतलब स्पेरिकल बोलना है क्या आपको विवेक, स्पेरिकल बोलना है, स्पीयर, विवेक बोलो फटाफट, ओके। कोनिकल मतलब स्पेरिकल नहीं है, ये याद रखना, ये हम लोग यहाँ पे ये स्पीयर ऑफ डेथ ऐसे होता है, ओके। ये पैक होता है और इसमें व्हीकल्स जो है, ये व्हीकल्स अलग, ये व्हीकल्स जो है ये ऐसे मूव होती है, ओके। ये स्पीयर हुआ, स्पीयर ऑफ डेथ। तो अब यहाँ पे जो है ये बॉटम साइड, यहाँ पे कोनिकल, ये सिलेंड्रिकल पोजीशन पे अंदर जाने के बाद ये ऐसे उसको ग्रिप लाने के लिए ही है सिर्फ, ठीक है। तो ये अब सिर्फ यहां से अंदर जाने के बाद ये सिलेंड्रिकल है, ओके। स्पीयर ऑफ डेथ अलग होता है और वेल ऑफ डेथ अलग होता है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ये याद रखना। स्पीयर ये हम लोग यहाँ से ऊपर से देखते हैं, ओके, और स्पीयर ऑफ डेथ के लिए हम लोग बाहर से देखते हैं। यहाँ पे ऊपर से देखेंगे हम लोग, जो व्हीकल अंदर घूम रहा है ये ऊपर से हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ वेल ऑफ डेथ, ये सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। और स्पीयर है, बाहर से हम लोगों को देखता है कि अंदर कैसे गाड़ी घूम रही है, तो ये स्पीयर ऑफ डेथ हुआ, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोगों को डिस्कस करना क्या है, यहाँ पे व्हीकल है, तो ये टर्म्स है, इसका वेट इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो from the diagram how many forces are acting there, normal reaction n acting horizontally and towards the center, ये normal reaction n दिया है, ठीक है, okay। now next one, there is a weight mg acting vertically downward, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, and the force of static friction acting vertically upwards between the vertical wall and the tires of the vehicle, ये यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये तीनों टर्म्स है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसके बारे में क्या लिखना है, फॉर द मोशन ऑफ द व्हीकल, ये मोशन कब पॉसिबल है, कब मैंने बोला था, कुछ याद है, कब मोशन पॉसिबल है। अब ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज बैलेंस्ड बाय द वेट, मतलब नॉर्मल रिएक्शन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट है। तो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, यदि ऐसे होता है तब हम लोगों को, तभी हम लोगों को क्या मिलने वाला है, मोशन मिलने वाला है, गॉट इट। तो नॉर्मल रिएक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन यदि एन कंसीडर किया, ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो हम लोगों को फॉर्मूला मिलने वाला है, ये देखो, एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर अपॉन आर,
और ये समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों का सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके नाउ अब देखो, अब और आगे क्या हम लोगों को लेना है, और आगे क्या बोला है ये नॉर्मल रिएक्शन तो हम लोगों को समझ में आया, नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मूवेबल पार्ट कौन सा है, दिस इज द पार्ट, ये एक दूसरे को बैलेंस होने चाहिए। ओके दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी बैलेंस बाय द वेट, तो जितना वेट है उतना फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे जनरेट होना चाहिए। ओके ये इंपॉर्टेंट है, इज इट करेक्ट, तभी वहां पे बैलेंस होगा वो, और ये मोशन तो ये प्रोवाइड करेगा। गॉट इट, तो ये बैलेंस होने के लिए हम लोगों को ये दोनों फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दैट द वेट दे मस्ट बी बैलेंस वन अनदर। तो ये लिखो दिया, यहाँ पे लिखा है दैट इज एफ एस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू एम जी, ये बैलेंस होना चाहिए तभी हम लोगों को ये पॉसिबल है। ओके तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। ओके स्टेट ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, दैट इज म्यू एस, मतलब अब देखो एफ मैं ऐसे लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं एम जी दैट इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। तो एफ एस इज इक्वल टू क्या आता है, इट इज म्यू एस इंटू एन, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये लिया था, या इसी के जगह पे आप लोग ऐसे लिख सकते हो दैट इज म्यू एस इंटू एम जी, सॉरी एन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो एन का वैल्यू क्या है, देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर सब्स्टिट्यूट किया, तो इट इज एम जी इज इक्वल टू दिस वी आर गेटिंग, तो ये एम कट होने वाला है, ए आर मैंने इधर से इधर ले लिया, तो आर जी इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, देखो म्यू एस इंटू वी स्क्वायर, वी आर गेटिंग इन दिस वे, इज इट करेक्ट, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे क्या मिलने वाला है, आर जी अपॉन म्यू एस, ये ऐसे फॉर्मूला मुझे मिलने वाला है, राइट है। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो भी एम जी इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एन के जगह पे ये ऊपर का सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये एम एम आगे कट होने वाला है, तो मुझे क्या मिलने वाला है, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस, ये याद रखना है, इट इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन दैट मस्ट बी इक्वल टू एम जी। ओके तो जो भी फ्रिक्शन है ये वेट से ज्यादा होना चाहिए, रिमेंबर हियर इट इज, तभी हम लोगों को ये बैलेंस होगा, जितना वेट है कम से कम वेट इतना या उससे ज्यादा, ओके फ्रिक्शनल फोर्स जो ग्रिप पकड़ता है, ओके तो उतना फोर्स जनरेट होना चाहिए, ये यहाँ पे लिखा है, वो ये याद रखना है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ये टर्म याद रखना है, ठीक है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे मिला, तो इसी को आप लोगों ने रिप्लेस करने के बाद वी आर गेटिंग इन दिस वे, v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू rg अपॉन rs म्यू एस देयर, ओके वी आर गेटिंग इन दिस वे, या उसी को आगे सिंपलीफाई करने के बाद हम लोगों को ये फॉर्मूला मिला, दैट इज v मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैक्सिमम मतलब कौन सा है, इज इक्वल टू v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg अपॉन म्यू एस, दिस मच मैक्सिमम वेलोसिटी वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। तो कम ये हम लोगों को याद रखना है कि इतनी वेलोसिटी वहां पे होनी चाहिए, ओके देन ओनली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैलेंसिंग दिस, ये तभी वहां पे बैलेंस होगा, ओके तो ये हम लोगों को याद रखना है, डिपेंड्स अपॉन दैट इज अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यदि कम हो गया तो यहाँ पे हम लोगों का वेलोसिटी और ये टर्म्स क्या होने वाला है वो देखो, वो समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आ रहा है कि देखो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, ओके वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी से हम लोगों को जाना है, तो ये पार्ट समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पे हम लोगों को ये डायग्राम समझ में आना चाहिए अच्छे से, बाकी लोगों को सब लोगों को समझाए कि देखो तो अब देखो ए भी मैक्सिमम वेलोसिटी है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम आप लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो स्पीयर ऑफ डेथ, सॉरी दैट इज अ
वेल ऑफ डेथ एंड हॉरिजॉन्टल रोड, दोनों में हम लोगों को म्यू एस आता है। हॉरिजॉन्टल रोड के लिए यही फॉर्मूला हम लोगों को क्या आया था, देखो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। ये ऐसे फॉर्मूला हम लोगों का आया था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोड पे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रोड पे ये फॉर्मूला था। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोगों को ये टर्म्स अच्छे से याद रखना है, और आगे जाके ये वेलोसिटी के और फॉर्मूले आने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि क्या होता है, ठीक है। ये पार्ट समझा है, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट देयर। Now, vehicle on a banked road. अब देखो ये banked road के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो बिफोर डिस्कसिंग हियर इट इज फर्स्ट वी विल गो टू द banked road। ये banked road मतलब क्या होता है वो पहले डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या बोला है, देखो दैट इज ये हॉरिजॉन्टल रोड कंसीडर किया था, ठीक है। नाउ हॉरिजॉन्टल रोड पे या एक फॉर्मूला में ले लेता हूं। अब देखो ए v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी। ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला लिया था, राइट है। तो ये v मैक्सिमम फॉर अ वन पर्टिकुलर रोड, v मैक्सिमम ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये डिपेंड्स अपॉन व्हिच फैक्टर, किसके ऊपर डिपेंड है बताओ, चलो फटाफट। v मैक्सिमम कौन से कंपोनेंट के डिपेंड है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है ऊपर। For a one particular road, radius of that road doesn't changes. Radius doesn't changes. That acceleration due to gravity that is also not changing. ये दोनों भी quantity constant है, ठीक है। मतलब v maximum is directly proportional to what is it, under root of mu s. Is it correct? ये बात समझा के देखो, फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड है, राइट है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड है या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड है। मतलब जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा है, फ्रिक्शन कम हो गया वेलोसिटी वहां पे कम आने वाली, सेपेस्ट वेलोसिटी। इज इट करेक्ट? मैंने क्या बोला है, इट मींस जनरल। अब देखो जनरल टर्म्स, एक मिनट है मैं बैटरी चालू करता हूँ, पीसी का लो हो गया। ओके तो कम टू द पॉइंट, क्या आ रहा है, मैंने क्या यहाँ पे बोलना है बेटे, देखो वेलोसिटी इज डायरेक्ट डिपेंड्स अपॉन दैट इज अ फ्रिक्शन, बाकी सब भूल जाओ अभी, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब ये इस यहाँ से हम लोगों ने को क्या मिला है, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी मैंने बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या हुआ, देखो वेलोसिटी, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ने वाला है, फ्रिक्शन कम हो गया तो वेलोसिटी कम होने वाला है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑन द ड्राई रोड, ये ड्राई रोड पे पॉसिबल है, या ड्राई रोड पे हम लोगों को ये अच्छे से मिलेगा। Suppose that is in a rainy season or when oil falls on the road, at that time what is about the friction? फ्रिक्शन बढ़ता है या कम होता है? चलो बोलो फटाफट। करण चौधरी, फ्रिक्शन बढ़ता है when oil falls on the road? ओके दैट इज अ लेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम हो गया मतलब हम लोगों का सेपेस्ट वेलोसिटी भी कम होने वाला है, राइट है। मींस वो जो ड्राई पोजीशन पे था, ड्राई रोड पे वेलोसिटी और फ्रिक्शन अलग अलग है, वही वेट रोड पे यही पोजीशन वेट रोड पे अलग अलग है, मतलब रोड वही है, ओके। मतलब क्या हुआ, दैट द फ्रिक्शन इज नॉट एन रिलायबल फैक्टर टू गेट द सेफ,
सेफ पोजीशन के लिए हम लोगों को सेफ वेलोसिटी के लिए फ्रिक्शन रिलायबल फैक्टर नहीं है। ओके, ये कम ज्यादा होता है नेचुरली। ओके, हम लोगों ने तो बारिश में अपने आप ये रोड वेट होने वाला है। ओके, तो इसका मतलब अपने आप फ्रिक्शन कम हो गया, मतलब उसी रोड पे हम लोगों को कम स्पीड से जाना पड़ेगा। ओके, नहीं तो हम लोग बहुत बहुत बार सुनते हैं ना, तो वो गाड़ी स्लिप होती है। क्यों गाड़ी स्लिप क्यों होती है? क्योंकि हम लोग वहां पे ज्यादा स्पीड से गए, फ्रिक्शन कम हुआ था, स्पीड ज्यादा हुआ था। ओके, इसलिए गाड़ी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्किडिंग। तो मतलब ये सेफ हुआ क्या? नहीं हुआ। ओके, दैट मीन्स टू गेट द सेफ पोजीशन देयर, ये रिलायबल फैक्टर फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने उसको बोला दैट इज अ वी आर डन दैट इज अ बैंकिंग। ये नया फिनोमिनन हम लोगों ने लाया, दैट इज अ बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज अ बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब क्या हुआ? अभी तक देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था। ओके, ये रोड है, ये दोनों दीज आर नथिंग बट द टू एजेस ऑफ द रोड। ठीक है, ये इनसाइड एज है और ये आउटसाइड एज है। Got it? और रोड हॉरिजॉन्टल है। नाउ बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है? दैट इज व्हेन आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड अबव, ये यहां तक ये ऐसे इंक्रीज किया, इसका हाइट बढ़ा दिया। किसका? सिर्फ आउटर एज का, इनर एज वहां पे ही है, आउटर एज का हाइट बढ़ा दिया। एंड वी आर गेटिंग इन दिस वे, ये ऐसे पोजीशन पे हम लोगों को मिलेगा। तो ये हो गया रोड हम लोगों का, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ बैंकिंग ऑफ रोड। Got it? Means outer edge of the road is raised above the inner edge. That is called as a banking of road. इसी को हम लोग बोलते हैं that is a banking of road. सिर्फ हम लोगों ने outer edge, 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 नहीं तो आप लोग बोलोगे कि AGE, edge नहीं, ठीक है, सॉरी। तो आउटर एज सिर्फ हम लोगों ने उसका हाइट बढ़ाया। उस वक्त यहाँ का जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो वही हम लोगों को डिस्कस करना है। देखो अभी क्या है, an angle made by the curved road surface with the horizontal is called the angle of banking, that is the theta, and the road is said to be banked. ये यहाँ पे रोड banked ऐसे हम लोग बोलते हैं। Got it? ये banking of road समझ में आ रहा है? Why? What is its necessity? क्या मैंने बोला necessity क्यों है? Why it is necessary? Because friction is not a reliable factor every time. ठीक है, ड्राई पोजीशन पे फ्रिक्शन रिलायबल है, लेकिन वही वेट पोजीशन पे वही फ्रिक्शन रिलायबल नहीं है। वही इंडिकेट करता है दैट इज अ वी हैव टू मूव विद अ लेस वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोगों को वो याद रखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है ना, अब देखो जो डायग्राम हम लोगों ने लिया था वही फिर से यहाँ पे देखो। नाउ ये हो गया अभी हॉरिजॉन्टल रोड। अभी जो थोड़ी देर पहले डायग्राम दिखाया था वो ये डॉटेड दैट इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल रोड है। ठीक है, ये यहाँ पे आउटर एज है, ये आउटर एज मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, दैट इज नथिंग बट द आउटर एज इज रेज्ड एंड वी आर गेटिंग द रोड इज इन दिस वे, दैट इज इनक्लाइन रोड इज देयर, इनक्लाइन सरफेस ऑफ द रोड। ठीक है, तो ये इनर एज है और ये हम लोगों का जो कर्व पोजीशन है। ओके, दैट इज अ बैंक्ड रोड। अभी यहाँ पे समझने के लिए मैं इसको ऐसे देखता निकालता हूँ। देखो आप लोगों का जो सरफेस है ये टर्न है, ये ऐसे vehicle is moving in this way, the road is in this way, तो ये ऐसे टर्न हो रहा है आगे जाके। आप लोगों को ये रोड दिखा है। अब यहाँ पे आप लोगों का एज है इस पोजीशन पे। ठीक, ये थीटा इज नथिंग बट द एंगल, अब ये कर्व पोजीशन है। ओके, इंक्लाइन सरफेस, यही आप लोगों को मेंशन किया वहां पे। अब देखो when the vehicle is here at that time how many forces are acting on the vehicle. ओके, तो कौन से फोर्सेस है वो देखो। अब यहाँ पे दिस इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद रखना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल है। तो जो भी फोर्सेस एक्ट होंगे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट होने वाले। अब नॉर्मली व्हाट हैपेंस हियर इट इज, अब व्हीकल कैसे हुआ है, ये बेंड हुआ है। अब देखो समझने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन इज इन दिस वे, वेट इज इन दिस वे। ये वेट है mg और ये है नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है, इस व्हीकल के लिए दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अलोंग द
व्हीकल देयर, जो व्हीकल के सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है। अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस होने वाले नहीं है, ये दो ही फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन को हम लोगों ने क्या किया, इट इज रिजॉल्व इनटू द टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ऐसे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को में हम लोगों ने इसको रिजॉल्व किया। ओके, तो वही आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे जितना एंगल थीटा है उतना यहाँ पे एंगल जनरेट होने वाला है, एंड n cos थीटा एंड n sin थीटा दीज आर नथिंग बट द रिजॉल्व कंपोनेंट्स। यहाँ पे n cos थीटा आता है, ओके, ये एंगल थीटा हो गया, और ये हो गया n sin थीटा, दीज आर द रिजॉल्व कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन कैसे होता है, सबको मालूम है क्या? रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कितने लोगों को मालूम है? देखो 11th में था। अब देखो ये समझने के लिए सब लोगों को, कौन कौन है? कोमल गोस्वामी, नहीं मेरा मालूम है। और कितने लोगों को मालूम नहीं है वो देखो, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, हम लोगों ने ले लिया, ओके। और ये मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया। नाउ वी वांट टू रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू द टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अभी ये वेक्टर के मैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों एड्स से, ठीक है। मतलब अभी जो ओ ए जो वेक्टर था, दैट इज एक्टिंग एज लाइक नथिंग बट द डायगोनल ऑफ दिस, यदि ऐसे मानो कि ये बी और ए सी है, तो ओ बी ए सी ऐसे हम लोगों का एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया, ठीक है। तो अब देखो ओ ए वेक्टर, अब यहाँ का एंगल जो है थीटा है। अब ये क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर है, आप लोग बोल सकते हो रेक्टेंगल है, ओके, दैट मे बी रेक्टेंगल नॉट अ स्क्वायर, सॉरी। तो ये दोनों इक्वल, स्क्वायर के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बीसी और ओबी और ओसी, लेकिन ये दोनों इक्वल है भी और नहीं भी, मालूम नहीं है, ओके। तो हम लोगों को वो जब इक्वल होंगे तब उसको स्क्वायर बोलेंगे। तो अभी आप लोग मान लो कि ये हम लोगों का इक्वल नहीं है, ओके, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब देखो ये इसको ओए वेक्टर जो है इसको मैंने ले लिया आर वेक्टर, इट इज आर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, आर वेक्टर है तो ये वेक्टर हटाया तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, दैट इज आर। रिमेंबर हियर इट इज ओए वेक्टर, ओके, दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर है। तो लेंथ ओए दैट इज नथिंग बट द इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू आर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यदि मैंने साइन थीटा ले लिया, अब देखो साइन थीटा ले लो, साइन थीटा इज इक्वल टू इस पर्टिकुलर पोजीशन पे साइन थीटा इज नथिंग बट द अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट है ना। तो अपोजिट साइड कौन सा है देखो, इट इज ए सी अपॉन ओ, हियर इट इज ओ ए, राइट है ना। मतलब अब ए सी दैट इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों इक्वल है, ओके, ये और ए इक्वल है, रेक्टेंगल है, तो ये वी कैन एबल टू से इन दिस वे दैट इज अ AC is equal to OA sin theta, या इट इज OA is equal to कितना है, इट इज R, इट इज R sin theta, कौन सा वैल्यू है, AC, AC मतलब क्या है, इट इज OB, रिमेंबर हियर इट इज, ओके। इसी को मैंने RY कंसिडर किया, ये जो कंपोनेंट है यहां से यहां तक, इसको मैंने कंसिडर किया RY वेक्टर, ठीक है। अब यहां से यहां तक का जो कंपोनेंट है इसको मैं बोलूंगा दैट इज आर एक्स वेक्टर, जो 11th में था, ओके, शॉर्ट में मुझे लेना है इसलिए। तो आर वाई वेक्टर इज इक्वल टू हम लोगों को मिला दैट इज आर साइन थीटा, ये याद रखना है अभी, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा ले लो, उसी पोजीशन के लिए कॉस थीटा लिया तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट वी आर गेटिंग दैट इज ओसी अपॉन ओए, मींस ओसी इज इक्वल टू ओए कॉस थीटा, मींस आर एक्स इज इक्वल टू इट इज r cos theta, we are getting in this way। तो ये दोनों कंपोनेंट्स मिल गए। अब देखो
ये ry और rx these are considered as a components of r vector, means we can able to write it is as a r vector is equal to rx vector plus ry vector. ओके ये रिजोल्यूशन के बाद हम लोगों को ये ऐसे मिलता है. Okay, r vector is equal to this. R vector is equal to, because that is the law of parallelogram. R vector, that is R vector is nothing but the diagonal, and these are the two sides are there. तो ये एक वेक्टर हुआ और ये दूसरा वेक्टर हुआ. That is a we are taking that is the two resolved parts. Rx that is a resolved part, Ry is a resolved part there. Means ऐसे दो parts में resolve हुआ. तो याद रखना है थीटा का adjacent side that is nothing but the Rx क्या आता है देखो R cos theta. थीटा का अपोजिट साइड मतलब ये यहां से ये इस पोजीशन पे आया. ओके दैट इज आर वाई. थीटा का अपोजिट साइड क्या है आर वाई है. ओके दैट आर वाई इज नथिंग बट क्या है आर साइन थीटा. दैट इज थीटा का अपोजिट साइड है. ओके एडजेसेंट साइड क्या आता है आर कॉस थीटा आता है. ये याद रखना है. इट इज एडजेसेंट साइड क्या आ रहा है आर कॉस थीटा और अपोजिट साइड क्या आ रहा है आर साइन थीटा. जहां पे थीटा एंगल है उसके पोजीशन पे मतलब जो वेक्टर हम लोगों को रिजॉल्व करना है वो हम लोगों को डायगोनल लेना है. ओके तब हम लोगों को ये रिजॉल्व पार्ट्स मिलते हैं. ठीक है अब देखो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है. अब देखो ये n को मुझे रिजॉल्व करना है. नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना है. यहाँ पे एंगल थीटा है. ओके जितना यहाँ पे रोड जितना बेंड होने वाला है उतना ही यहाँ पे एंगल होने वाला है. ठीक है तो ये थीटा हुआ. तो नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू रिजॉल्व देयर. मतलब नॉर्मल रिएक्शन को मुझे डायगोनल लेना है. मतलब ये आर के जगह पे क्या आया नॉर्मल रिएक्शन आया. ठीक है तो एंगल का एडजेसेंट साइड क्या आता है एंगल का एडजेसेंट साइड आर कॉस थीटा आया. तो यहाँ पे क्या देखो एन कॉस थीटा लिखा है. ठीक है एंगल का अपोजिट साइड मतलब ये नीचे वाला ये हो गया इट इज एन साइन थीटा. दैट मींस इट इज अ रिजॉल्व देयर. अंडरस्टूड दिस वन. ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है. मींस हर बार याद रखना है कि एंगल का एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड ये टर्म्स हम लोगों को अच्छे से याद रखना है क्योंकि आगे जाके हम लोगों को ये रिजोल्यूशन बहुत जगह पे आने वाला है. तो ये रिजोल्यूशन समझ में आ रहा है कि देखो ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है. ओके फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है. ठीक है ये समझा के देखो प्लीज टेक्स्ट में. रिजोल्यूशन पार्ट समझ में आ रहा है कि देखो एंगल का एडजेसेंट साइड कॉस थीटा कंपोनेंट होता है. अपोजिट साइड जो होता है वो साइन थीटा कंपोनेंट होता है. ओके वेरी गुड. तो अब मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूं. ऑलराइट नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब देखो now consider a vehicle of mass m moving with a velocity v along a banked curved road of radius r and theta is the angle of banking जो हम ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है तो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं देखो. देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल. वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड नॉर्मल रिएक्शन n. यही दो फोर्सेस है. नॉर्मल रिएक्शन n परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड. रोड को ये परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल रिएक्शन या जो कार है व्हीकल है उसको परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल रिएक्शन. इज इट करेक्ट. तो नॉर्मल रिएक्शन को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. यही लिखा है यहाँ पे देखो. द नॉर्मल रिएक्शन कैन बी रिजॉल्व इनटू द टू कंपोनेंट्स. ये टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है. ठीक है तो पहला कंपोनेंट क्या है एन कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. ये यहाँ पे लिखा है एन कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट एंड एन साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अब देखो व्हेन वी रिजॉल्व दिस नॉर्मल रिएक्शन इनटू द टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तो ये एन जो है नॉर्मल रिएक्शन उसका काम नहीं रहेगा. ओके इट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. एन को ही हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. एक इधर गया एक इधर गया. मतलब ये एन कॉस थीटा दैट बैलेंसेस द वेट. ये वर्टिकली डाउनवर्ड है और वर्टिकली अपवर्ड है. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. इसलिए द कंपोनेंट एन कॉस थीटा बैलेंस क्या किसको करेगा वेट को. अब ये जो कंपोनेंट है एन साइन थीटा जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था देखो पेन से. तो ये क्या है ये रोड ऐसे है सर्कुलर मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड द सेंटर. तो ये एन साइन थीटा जो है दैट मस्ट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा. राइट है मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस हो गए और एन साइन थीटा मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. इफ इट हैपेंस देन इट must be balanced or then that particle will be in a motion. तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है देखो
द नॉर्मल कंपोनेंट n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय द वेट, जो n cos थीटा इज इक्वल टू mg मैंने लिखा है। ओके और क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज n sin थीटा। अब यदि मैंने इन दोनों का रेशियो ले लिया, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो क्या आने वाला है देखो, यदि मैंने इसको डिवाइड किया तो व्हाट वी आर गेटिंग, अब देखो समझने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ, इट इज n sin थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में n cos थीटा, ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, नाउ दैट इज इक्वल टू n sin थीटा, यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज m v स्क्वायर अपॉन r अपॉन इट इज mg, ऐसे आएगा डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो ये n कट हो गया, राइट है। अब यहाँ पे m कट हो गया, गॉट इट। नाउ sin थीटा अपॉन cos थीटा, इट बिकम्स tan थीटा, दैट इज इक्वल टू ये v स्क्वायर अपॉन r, ये r गोज टू द डिनोमिनेटर, वी आर गेटिंग v स्क्वायर अपॉन rg, ये हम लोगों को ऐसे फॉर्मूला मिलने वाला है, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, या हम लोगों को ऐसे मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा, ये आगे जाके हम लोगों को ये फॉर्मूला हम लोगों को लेना है। तो अब देखो ये इसी से हम लोगों को आगे जाके वेलोसिटी निकालनी है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। तो हम लोगों को अलग अलग कंडीशंस डिस्कस करनी है, अलग अलग टर्म्स कंसीडर करनी है। ये जो है ये रिजोल्यूशन और ये एंगल, ये समझ में आ रहा है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा कैसे आता है, ये समझ में आएगा। ओके तो आगे जाके मुझे ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रूव करके लिया है, ठीक है। तो हम लोगों को ये रेशियो लेने के बाद ऐसे मिल रहा है। नाउ मोस्ट सेफ स्पीड जो अभी हम लोगों ने निकाला, as per the given road r and theta are fixed, this expression gives the most safe speed, क्या आने वाला है देखो, that is not minimum or maximum, most safest speed है, ये minimum भी नहीं है और maximum भी नहीं है। okay this is given by vs is equal to under root of rg tan theta, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। अब अलग एक एक कंडीशंस कंसीडर करना है, अभी मुझे उसी पे बैंकिंग एंगल निकालना था। अब देखो क्या फॉर्मूला लिया था मैंने, हम लोगों का क्या फॉर्मूला था, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, ये हम लोगों का फॉर्मूला था। ये tan इधर से इधर ले लिया तो थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा देखो, tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg, वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इस फॉर्मूले से हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल सकते। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन 1, एंगल ऑफ बैंकिंग इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg देयर, ठीक है। तो आगे जाके हम लोगों को अब ये जैसे मैंने बोला है देखो vs, इसको क्या बोला हम लोगों ने, मोस्ट सेफ स्पीड है, इसीलिए इसे ब्रैकेट में क्या लिखा है, नॉट मिनिमम और मैक्सिमम। अभी हम लोगों को ये vs इज इक्वल टू rg tan थीटा मिनिमम और मैक्सिमम हम लोगों ने निकाला नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोगों को आगे की स्पीड लिमिट्स कंसीडर करनी है। तो अब देखो ये अभी तक हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, ये सेफ स्पीड कंसीडर किया था। अब हम लोगों को स्पीड लिमिट्स के लिए क्या कंसीडर करना है, दैट इज उसमें हम लोगों ने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया था। ओके दैट इज प्रैक्टिकली क्या कंडीशंस है वो देखो, ये रीड करो, इफ द व्हीकल इज मूविंग विद स्पीड गिवन बाय इक्वेशन 2, ये इक्वेशन जो सेफ स्पीड है, ठीक है, देन द अबव कंसीडरेशन आर सफिशिएंट, but in actual practice vehicles are moving with a speed more than this, इससे ज्यादा स्पीड से जाती है। in that case the component of the frictional force are helping us to up to the certain limit as shown in figure a and b। अभी आगे जाके फिगर्स मैं निकालने वाला हूं। तो आगे जाके क्या है, स्पीड लिमिट्स डिस्कस करने के लिए हम लोगों को कौन सा कंपोनेंट याद रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये कंपोनेंट यहाँ पे आने वाला है। ओके तो ये याद रखना है, अभी तक फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों ने नहीं लिया था, अब मुझे ये फ्रिक्शनल फोर्स आगे जाके आएगा व्हेन ऑन द बैंकिंग रोड। ओके तो नॉर्मल पोजीशन के लिए हम लोगों का ये फॉर्मूला जो है vs इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा, ये फॉर्मूला हम लोगों का राइट है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के लिए। अब आगे जाके फ्रिक्शनल फोर्स आने वाला है।
ठीक है, तो अब देखो ये इसका डायग्राम से फ्रिक्शनल फोर्स बैंक रोड दैट इज फॉर द लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट के लिए अब यहाँ पे देखो लोअर स्पीड लिमिट के लिए डायग्राम अच्छे से आप लोगों को रीड करना है। क्या आने वाला है देखो, दैट ये हम लोगों का फ्रिक्शन भी आने वाला है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर गया फॉर लोअर स्पीड लिमिट, कम होने के लिए, तो ये फ्रिक्शन स्पीड इस डायरेक्शन में आया और फ्रिक्शन इज आल्सो अगेन रिजॉल्व इनटू द टू कंपोनेंट्स एफ एस कॉस थीटा एफ एस साइन थीटा। फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट्स लिए, एफ एस कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है तो थीटा का एडजेसेंट साइड आया तो कॉस थीटा आने वाला है, और अपोजिट साइड आया तो एफ एस साइन थीटा आने है। तो पहला जो डायग्राम था उसमें और एक फोर्स ऐड हो गया और उसके दो कंपोनेंट्स आ गए। अब देखो, अब यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स है। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये दोनों बैलेंस होने के लिए क्या है, इन दोनों का एडिशन इसके साथ बैलेंस होना चाहिए, राइट है, ये समझ में आ रहा है। अब इसमें यहाँ पे n sin थीटा है इस डायरेक्शन में और f cos थीटा इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब क्या होने वाला है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, दैट इज फॉर द लोअर स्पीड लिमिट। ओके, तो ये हम लोगों को टर्म्स अच्छे से याद रखना है। ओके, इसके अपोजिट दैट इज मैक्सिमम स्पीड लिमिट के लिए, अपर स्पीड लिमिट के लिए क्या है देखो, अपर स्पीड लिमिट के लिए क्या आने वाला है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहाँ पे इस ऊपर के डायरेक्शन में था अभी ये नीचे के डायरेक्शन में आ गया। ओके, मींस यदि ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा है then we are getting that is the upper speed limit. The friction is moving in this direction there, at that time we are getting that is the lower speed limit. ये दोनों का डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। अपर स्पीड लिमिट के लिए फ्रिक्शन और लोअर स्पीड लिमिट के लिए फ्रिक्शन, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग आने वाला है, तभी ये पॉसिबल है। ओके, तो अब देखो फ्रिक्शन के हम लोगों ने फिर से यहाँ पे दो कंपोनेंट्स लिए, तो एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एफ साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो अब देखो ये नीचे के डायरेक्शन में दो आ गए और अपर के डायरेक्शन में एक आ गया। मतलब ये कब बैलेंस होने वाला है, एन कॉस थीटा इज बैलेंस बाय एडिशन ऑफ दीज टू, इन दोनों का एडिशन एन कॉस थीटा बैलेंस करेगा। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का एडिशन दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस था, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, यही हम लोगों को समझना है, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ओके, लोअर स्पीड लिमिट, ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट समझा है। तो अब देखो उसी को हम लोगों को आगे डिटेल में हम लोगों को स्टडी करना है, मिनिमम सेफ्टी स्पीड लोअर स्पीड लिमिट के लिए। अब क्या आने वाला है देखो, अब मैंने क्या बोला था यहाँ पे वो अच्छे से समझना है, ये हम लोगों ने समझाया था। ठीक है, तो वही हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। देखो नाउ व्हेन द व्हीकल इज मूविंग, अब देखो व्हेन द व्हीकल इज मूविंग विद स्पीड v1 लेस देन vs, सेफ स्पीड से लेस देन स्पीड से जा रहा है, देन m v1 स्क्वायर अपॉन r इज लेस देन n sin थीटा, यहाँ पे n sin थीटा है ना, less than n sin theta. In this case, the direction of frictional force is along the surface and directed away from the center of the motion. तो यदि ऐसे होता है तो क्या होने वाला है, the direction of the frictional force is away. ओके, वो याद रखो, ये डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स अवे कब, when the vehicle is moving with a less speed, ये इसी स्पीड से जा रहा है तब ये अपने आप होने वाला है। Got it? तभी यहाँ पे हम लोगों को कंपोनेंट्स क्या है देखो, कंपोनेंट ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स आर एज शोन इन द फिगर बिलो, तो हम लोगों को ये कंपोनेंट्स है। और अभी हम लोगों ने, मैंने क्या बोला था देखो याद करो, तो इन दोनों का एडिशन, ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, इन दोनों का एडिशन क्या होने वाला है, mg, वही फॉर्मूला के देखो, mg is equal to fs sin theta plus n cos theta, fs sin theta plus n cos theta, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे मिला, राइट है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, अब देखो ये एफ एस कॉस थीटा इधर है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, एन साइन थीटा यहाँ पे है, इसका डायरेक्शन ए ऐसे है, तो ये कैसे एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए क्या है, इन दोनों का डिफरेंस दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये यहाँ पे लिखा है। गॉट इट? ये पार्ट समझाएगा। देखो ये दोनों इक्वेशन समझ में आ रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब आगे का पार्ट समझेगा, थोड़ा फटाफट, थोड़ा फास्ट।
ठीक है, तो अब देखो फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड क्या हम लोगों को मिलेगा, ये दोनों इक्वेशन तो समझ में आ रहे हैं। तो ये हम लोगों का मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ए हम लोगों को मालूम है। फॉर मिनिमम पॉसिबल सेफ स्पीड एफ एस इज मैक्सिमम एंड इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो हम लोगों को एफ एस के जगह पे म्यू एस इंटू एन हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम लोगों को यूजिंग this along with the above equation after solving minimum possible speed we get, book में भी आप लोगों को ये सॉल्व करके नहीं दिया, डायरेक्टली हम लोगों को ये लेना है, we are getting this equation there। ठीक है, तो हम लोगों को v minimum is equal to ये फॉर्मूला मिलने वाला है by solving above these two equations। ये दोनों ऊपर के दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हम लोगों को ये इक्वेशन मिलता है। V minimum या V1 minimum is equal to under root of RG in bracket tan theta minus mu s upon 1 plus mu s into tan theta। ओके, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा। लास्ट ईयर या आप लोगों को सिलेबस चेंज करने से पहले ये हम लोगों को सेपरेट डेरिवेशन था 3 मार्क्स के लिए। ओके, ये फॉर्मूला कैसे आया इसके लिए, लेकिन अभी आप लोगों को न्यू सिलेबस में ये इसके फॉर्मूला कैसे आया इसकी जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्टली आप लोगों को दिया है कि ये फॉर्मूला इसको सॉल्व करने के बाद ये देखो बाय सॉल्विंग वी आर गेटिंग दिस इक्वेशन। तो आप लोगों को ये बाय हेड करना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेटली सॉल्व करने की यहाँ पे अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। गॉट इट। तो हम लोगों को ये पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पे देखो फॉर म्यू एस इज ग्रेटर देन tan थीटा, यदि हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन सब्स्टिट्यूट किया तो v मिनिमम इज इक्वल टू 0। ओके, व्हेन इट इज व्हेन म्यू एस इज ग्रेटर देन tan थीटा, क्यों ऐसे होगा, बिकॉज वी आर गेटिंग दिस इज अ नेगेटिव, ये नेगेटिव मिलेगा, इसका मतलब v मिनिमम ये नेगेटिव है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को ये टर्म tan थीटा इज इक्वल टू v मिनिमम इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है। ठीक है, अब अपोजिट स्पीड, अब देखो अपर स्पीड लिमिट के लिए, पहले अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लोअर स्पीड लिमिट के लिए लिया, अभी अपर स्पीड लिमिट के लिए वही टर्म हम लोगों को डिस्कस करना है। तो क्या देखो, when vehicle is moving with the speed v2 greater than vs, then mv2 square upon r n sin theta, in this case the direction of frictional force is along the surface direct toward the center of the motion, ये यहाँ पे दिया है। ओके, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे हम लोगों को टर्म मिलने वाला है। नाउ कंपोनेंट ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स आर एज शोन इन द फिगर। ओके, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए फ्रिक्शनल फोर्स के कंपोनेंट्स कौन से। तो जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, क्या है देखो, तो यहाँ पे ये दोनों डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है, दैट विल प्रोवाइड द दैट इज सम ऑफ देम दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, और इन दोनों का एडिशन ओके हम लोगों को n cos थीटा बैलेंस करेगा। करेक्ट, वही हम लोगों को लिखा है देखो। तो ये f sin थीटा इधर से इधर ले लिया तो हम लोगों को ये नेगेटिव हुआ, और ये हम लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ऑलराइट, इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने यदि सिंप्लीफाई किया, ओके जैसे पहले प्रीवियस पोजीशन पे लिया था, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को ये रिलेशन मिलता है। इन प्रीवियस कंडीशन यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ पे प्लस आया। ओके, दैट इज v maximum is equal to under root of rj tan theta minus mu s upon 1 minus mu s into tan theta। इन प्रीवियस कंडीशन यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस था, ओके और ये माइनस के जगह पे प्लस था, अभी यहाँ पे उल्टा हो गया। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि दोनों कंडीशन में अलग अलग चेंजेस आ जाते हैं। तो अभी देखो फॉर म्यू एस इज इक्वल टू कॉट थीटा, यदि म्यू एस इज इक्वल टू कॉट थीटा ले लिया तो हम लोगों को 1 अपॉन कॉट थीटा tan थीटा ये 1 होने वाला है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होने वाला है 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, तो एनी क्वांटिटी अपॉन 0 दैट इज v मैक्सिमम बिकम्स इंफिनिटी। ओके, दैट मींस फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू एस इज इक्वल टू 1, ये हम लोगों को याद रखना है। ओके, दैट मींस ये कब होने वाला है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हेंस फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री v मैक्सिमम इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम लोगों को मालूम है दैट इज अ tan थीटा, tan 45 दैट इज इक्वल टू 1 है। तो उस वक्त हम लोगों का ये फॉर्मूला v मैक्सिमम मिलेगा। गॉट इट, ये समझ में आ रहा है। तो ये दोनों भी टर्म्स कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, जो वीडियो मैं भेजूंगा उससे आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लेना, क्योंकि आप लोगों का टाइम ज्यादा हो गया, आपका बाकी का भी लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ। तो फटाफट आप लोगों को अच्छे से समझना है, पॉसिबल है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। ओके, समझ यदि आपको अच्छा लगता है तो। एंड आज के लेक्चर के लिए थैंक यू।